Hello guys, welcome to NK Excellence Academy and you are watching English with Arya Kumaut. Dear students, our today's session is for the students who are preparing for competitive examinations in different departments. देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये जो क्लास है ये उन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को समर्पित करता हूं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को पूछा जाता है। देखिए, चाहे से वो एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे से सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे से बैंक पीओ की बात कर लें अपन, या फिर आरजेएस की बात कर लें, या फिर अपन किसी क्लर्क की बात कर लें, या फिर रीट की बात कर लें, उन समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के विद्यार्थियों के लिए आज की ये हमारी क्लास है, आज का ये सेशन है। क्यों? क्योंकि आज हम इस सत्र में या इस सेशन में इंग्लिश लैंग्वेज पर 0 लेवल से बात करने जा रहे हैं। इसलिए आज की क्लास उन समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें अंग्रेजी भाषा को पूछा जाता है, अंग्रेजी भाषा से संबंधित क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो इंग्लिश है क्या। अपन को यह समझना है कि इंग्लिश है क्या। तो मैं इसकी पूरी ब्रीफिंग और देखिए घटनाओं को एक एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हुए एक कहानी के रूप में अपन इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। यदि अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती किससे है? लैंग्वेज आती है साउंड से। लैंग्वेज किससे आती है? साउंड से आती है। अब साउंड का निर्माण किससे होता है? तो अपन कह सकते हैं कि लेटर्स। लेटर्स को हिंदी भाषा में वर्ण कहते हैं। लेटर्स को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो जो भी साउंड बनती है वो लेटर से बनती है, वर्णों से बनती है, और साउंड से लैंग्वेज बनती है। और साउंड से क्या बनती है? लैंग्वेज बनती है। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर टोटल 26 लेटर्स। हमारे अंग्रेजी भाषा में टोटल 26 स्ट्रोक्स हैं, टोटल 26 लेटर्स हैं। ए से लेकर जेड तक की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि हम ABCD से आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स है, एंड आई कैन से दैट अ यूनिट ऑफ दीज 26 स्ट्रोक्स इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ अल्फाबेट। ये जो 26 स्ट्रोक हैं, इनका जो एक पूरा यूनिट होता है, उस यूनिट को अपन अल्फाबेट के नाम से जानते हैं, यानी कि उसे कहते हैं अल्फाबेट। और डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेट इज अ वर्ड दैट इज ऑलवेज रिटन सिंगुलर। कभी भी अल्फाबेट को अल्फाबेट्स नहीं लिखा जाता है, इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और देखिए, पीछे भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है जिसमें यदि अल्फाबेट को अल्फाबेट्स लिखा है, इसका मतलब ये आपके सेंटेंस का सिंटैक्स एरर है। जो सिंटैक्स एरर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, उन वही जो प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम ये आपके सिंटैक्स एरर की अल्फाबेट्स वर्ड है। इसलिए कभी भी किसी एग्जाम में यदि किसी सेंटेंस में अल्फाबेट्स वर्ड आ गया तो आपको ये कंफर्म मान लेना है कि दिस इज द सिंटैक्स एरर ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट्स, चलो अपन इस कहानी को थोड़े आगे के लेवल पर जोड़ते हैं। और देखिए, ये जो 26 स्ट्रोक्स हैं, इन 26 स्ट्रोक्स को इंग्लिश लैंग्वेज में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपके वॉवल्स और दूसरे हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जो वॉवल्स हैं वो है 5, A, E, I, O और U। मतलब ये 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में स्वर कहा जाता है, वॉवल्स कहा जाता है। और इन 5 के अलावा बाकी के जो 21 स्ट्रोक्स हैं, उन 21 स्ट्रोक्स को अपन व्यंजन कहेंगे, जैसे B, C, D,
एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब तक का जो सेशन हमारा जो चला, उस सेशन में हमने ये देखा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज साउंड से आती है, साउंड का निर्माण लेटर से होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको अल्फाबेट कहा जाता है। अल्फाबेट हमेशा सिंगुलर होता है, कभी भी इसको प्लूरल नहीं लिखा जाता है, बिकॉज अल्फाबेट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ द टोटल 26 लेटर्स। ये पूरे 26 लेटर्स के ग्रुप का नाम है। तो जब 26 लेटर्स का ग्रुप मिलकर ही, यानी पूरे 26 लेटर मिलकर ही जब अल्फाबेट बनते हैं, तो फिर इसको अल्फाबेट्स लिखने का कोई औचित्य नहीं है। आगे अपन देखते हैं कि इन 26 लेटर्स को इंग्लिश लैंग्वेज में 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अपना वॉवल्स। वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी के बी से लेकर जेड तक, मतलब इन 5 वॉवल्स को छोड़कर बाकी के जितने भी जो लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, उनको व्यंजन कहा जाता है। अब तक जो पढ़ाया उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि टोटल 26 जो स्ट्रोक्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उन 26 लेटर्स में से वॉवल्स कौन कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, चलो इस कहानी को थोड़े बड़े लेवल पर जोड़ते हैं। देखिए, जब मैंने इन लेटर्स को आपस में यूनाइट करने का प्रयास किया, जब मैंने इन लेटर्स को आपस में जोड़ने का प्रयास किया, तो मेरे सामने एक नई चीज आई। वो नई चीज क्या थी? वो नई चीज आई मेरे सामने, वर्ड। मतलब जब मैंने इन लेटर्स को यूनाइट किया, जब मैंने इन लेटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा, तो लेटर्स का जो समूह था, उस समूह को मैंने नाम दिया वर्ड। सबसे पहले अपन वर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड ए मीनिंगफुल ग्रुप या ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। वर्णों का एक सार्थक समूह वर्ड कहलाता है। वर्ड क्या कहलाता है? वर्णों का एक सार्थक समूह। मतलब देखिए, हमने इसको डिफाइन करने का प्रयास किया। वर्ड ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, वर्णों का एक सार्थक समूह। अपन इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए, मैंने यहां लिखा C O और W। तो जैसे ही मैंने लिखा COW, तो ये हो गया आपका काऊ। मीनिंगफुल है क्योंकि ये गाय के लिए यूज किया जाता है। तो ये अपने आप में एक वर्ण समूह है, इसका अपने आप में एक अर्थ है, इसलिए हमने इसको वर्ड का नाम दिया, शब्द का नाम दिया। और देखिए, मैंने इसी को यदि चेंज करके लिखा, मैंने इसको लिखा OWC, तो ये भी वर्ण समूह है। OWC भी क्या है? ये भी एक वर्ण समूह है, लेकिन इस वर्ण समूह का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां देखिए, ये एक वर्ण समूह है। इट इज ए यूनिट ऑफ स्ट्रोक्स, इट इज ए यूनिट ऑफ लेटर्स, एंड दिस यूनिट ऑफ स्ट्रोक्स, दिस यूनिट ऑफ लेटर्स हैज सेंस ऑफ इटसेल्फ। Therefore we can say that this is a word, लेकिन OWC is also a unit of letters। OWC भी क्या है? लेटर्स का एक यूनिट है, लेकिन इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसे वर्ड नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी कि वर्ड होता क्या है। एक और प्रैक्टिकल यदि अपन इसको देखें, तो देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा PEN पेन,
मैंने लिखा PEN पेन। जब भी अपन नाम लिखते हैं, बात करते हैं पेन की, तो सीधी सी बात है कलम है और इसका अपने आप में सार्थक अर्थ है, इसलिए ये वर्ड हुआ। लेकिन मैं इसको लिखूं मैं EPN, तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा वर्ण समूह है, ये भी हमारा वर्ण समूह है, लेकिन इस वर्ण समूह का अपना कोई अर्थ है, अपना मीनिंग है, इसलिए ये वर्ड है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये वर्ण समूह तो बनकर रह सकता है, लेकिन इसको वर्ड नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स, चलो अब अपन इस कहानी को थोड़े और आगे लेवल के ऊपर जोड़ते हैं। तो जब मैंने वर्ड को देखा, तो वर्ड को देखने के उपरांत ये समझ में आया कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड होता है उसकी अपनी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। एक वर्ड जो होता है उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। एक शब्द को आप नाउन कह देते हैं, एक शब्द को आप क्रिया कहते हैं, एक शब्द है जिसको अपन एडवर्ब कह देते हैं, एक शब्द को आप ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक शब्द को आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो वर्ड की अपनी अलग अलग कैटेगरीज होती है, और ये जो वर्ड की डिफरेंट कैटेगरीज होती है, इन डिफरेंट कैटेगरीज को ही अपन कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो वर्ड की अलग अलग कैटेगरीज होती है, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अपन ये देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कैटेगरीज ऑफ ए वर्ड। ये शब्द की अलग अलग कैटेगरीज है, और शब्द की जो अलग अलग कैटेगरीज होती है उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपन संज्ञा देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है? देखिए, अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल मिलाकर होती है 8, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वो हैं, दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक फंडामेंटल बेसिक ऑफ दिस इंग्लिश लैंग्वेज। ये इस पूरी अंग्रेजी भाषा का एक आधार है, जिस आधार पर अंग्रेजी भाषा फलती है, फूलती है, आगे बढ़ती है, अपने नए नए रूपों को प्राप्त करती है। तो देखिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है कौन से? तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 preposition, नंबर 7 कंजंक्शन, और नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो दीज आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या टोटल कितनी होती है? 8 होती है। ये कौन कौन से हैं? देखिए, अपन इनको थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहला है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन अपन कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है नाम बताने वाले शब्द। छोटी क्लासेज में जब आपको नाउन पढ़ाई गई होगी तब उसकी डेफिनेशन दी थी। टीचर्स ने बताया है कि किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम बताने वाला जो शब्द है वो नाउन कहलाता है। यानी स्थान, व्यक्ति और वस्तु का नाम बताना
या वस्तु का जो नाम होता है वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन देते समय मैं इसको आपको कह सकता हूं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाम बताने वाला जो शब्द होगा वो नाउन होगा। इसके बाद में बात करें यदि अपन प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन का मतलब हो जाएगा, देखिए प्रोनाउन होता क्या है, नाउन का स्थान लेने वाला जो शब्द होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं रिप्लेसिंग, अपन कह सकते हैं रिप्लेसिंग ए नाउन, यानी प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो नाउन के स्थान पर लिखा जाता है। इसके बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाइज ए नाउन, क्वालिफाइज ए नाउन, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव। और देखिए मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। यदि किसी ऐसे सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है जहां नाउन नहीं है, नाउन की जगह प्रोनाउन है, तो फिर अपन यहां कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रोनाउन को भी क्या करता है, ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। इसलिए अपन कह सकते हैं एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद में यदि अपन बात करें वर्ब, वर्ब क्या है, एक्शन, यानी कि ये सेंटेंस में एक्शन बताने वाला वर्ड है। जो हमारा सब्जेक्ट है उसने किस प्रकार की क्रिया को संपादित किया है, उसने किस प्रकार की क्रिया को अंजाम तक पहुंचाया है, और ये जो बताने वाला वर्ड होता है उसको, ये एक एक्शन बताने वाला वर्ड होता है जिसको अपन वर्ब कहते हैं। इसके बाद में एडवर्ब, एडवर्ब को यदि अपन डिफाइन करने की कोशिश करें तो अपन कह सकते हैं क्वालिफाइज अ वर्ब या क्वालिफाइज वर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसको अपन एडवर्ब कह सकते हैं। ये क्वालिफाइज करता है, क्वालिफाई करता है, लेकिन किसको करता है, वर्ब को करता है। इसके बाद में देखिए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को अपन कह सकते हैं रिलेटिंग, रिलेटिंग वर्ड्स, रिलेटिंग वर्ड्स। अब देखिए ये कौन से रिलेटिंग वर्ड्स हैं, प्रेपोजिशन वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की पोजीशन को बताता है, नॉट पोजीशन, पोजीशन, जो किसी ने किसी नाउन की पोजीशन को बताता है उसे कहते हैं अपन प्रेपोजिशन। इसके बाद में देखिए कंजंक्शन, अपन कह सकते हैं इनको कनेक्टिंग वर्ड्स, अपन क्या कह सकते हैं, इनको कनेक्टिंग वर्ड्स कह सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स, टू नाउन्स, टू वर्ब्स, और सॉरी मोर देन टू भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को, शब्दों को, क्रिया को, या फिर अपन कहें संज्ञा को, सर्वनाम को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, जोड़ने का जो काम करते हैं वो कंजंक्शन करते हैं, इसलिए अपन इनको कनेक्टिंग वर्ड्स कह सकते हैं। इसके बाद में लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वर्ड बचा हमारे पास वो है इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरजेक्शन का मतलब होता है हिंदी में विस्मयादि बोधक शब्द। अब देखिए इंटरजेक्शन को अपन डिफाइन करें तो क्या करें, मतलब कैसे करें। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिना सोचे, बिना सोचकर या बिना सोचे हुए बोले जाते हैं। अचानक आपके मुंह से निकलने वाले जो शब्द होते हैं, जो खुशी जाहिर करते हैं, दुख जाहिर करते हैं, पश्चाताप जाहिर करते हैं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको अपन इंटरजेक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, बालकनी में बैठे हुए हैं, आपके घर के सामने कोई रोड है,
और रोड पर अचानक दो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और जैसे ही एक्सीडेंट होता है आपके मुंह से एक्सप्रेस होने वाले शब्द कौन से होंगे? क्या आपने पहले से सोचकर रखे हैं कि जैसे ही एक्सीडेंट होगा तो मैं इस प्रकार के वर्ड्स यूज करूंगा? नहीं, वो अचानक एक्सप्रेस होने वाले वर्ड्स होते हैं। हम सब फैमिलीज में रहते हैं, परिवार में छोटे बच्चे होते हैं। कई बार बच्चे खेलते खेलते, जैसे मान लो आप बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं या टीवी वॉच कर रहे हैं, और इतने में कोई छोटा बच्चा यदि किसी चेयर से या कहीं से गिर जाए, तो गिरते ही तुरंत जो आपके मुंह से निकलने वाला जो वर्ड होता है वो आपने सोचकर नहीं रखा था कि जब बच्चा गिरेगा तो मैं ये बोलूंगा। वो आपकी सडन फीलिंग्स है। तो देखिए, इसको डिफाइन करते समय अपन ये कह सकते हैं कि इंटरजेक्शंस क्या है? इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स, यानी कि सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अचानक जो भावनाएं होती है, उन भावनाओं को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करने का प्रयास किया। पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करते समय एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे जब प्रोनंसिएशन करते हैं तो प्रोनंसिएशन करते समय वो इनका गलत उच्चारण करते हैं। जैसे देखिए, आप एक बार मेरे साथ इनको बोलिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। बच्चे इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ए और जे के बीच में आने वाला डी हमेशा साइलेंट रहता है। यानी कि ए और जे के बीच में यदि कोई डी आता है तो उसको कभी बोला नहीं जाता। इसलिए आप जब भी इसका प्रोनंसिएशन करें, आप डी को हटाकर करें एडजेक्टिव, तो आपके सामने रियल प्रोनंसिएशन हो जाएगा। और रियल प्रोनंसिएशन क्या है? एडजेक्टिव। इसी प्रकार से बच्चे बोलते हैं इसको वर्ब, दिस इज नॉट ए वर्ब, दिस इज वर्ब, यानी कि आर साइलेंट रहता है। इसी प्रकार से आपकी एडवर्ब हो जाएगी। आगे चलें, आपको ये देखिए, ये है प्रीपोजिशन। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे इसका भी गलत प्रोनंसिएशन करते हैं, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन नहीं है, दिस इज प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन क्या करता है? ये संज्ञा और सर्वनाम की सेंटेंस में स्थिति को, उसकी पोजीशन को बताता है। अब पोजीशन जो वर्ड है उसको भी बहुत सारे बच्चे पोजीशन बोलते हैं। इट्स नॉट पोजीशन, इट्स पोजीशन। तो देखिए, प्रोनंसिएशन का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और आपको पता होगा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें जो स्पेलिंग टेस्ट पर आधारित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्पेलिंग टेस्ट पर आधारित क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी दैट वी मस्ट हैव फोकस ऑन प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। हमें शब्दों के प्रोनंसिएशन पर ध्यान देना होगा। यदि हमारा वर्ड्स का प्रोनंसिएशन अच्छा है, वर्ड्स का प्रोनंसिएशन ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो स्पेलिंग टेस्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपके बड़े इजी वे में कंप्लीट हो जाएंगे, बड़े आसानी से आप उनको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए, मैं जब भी अपने इंग्लिश के लेक्चर्स चलेंगे उस समय आपको इंग्लिश लैंग्वेज तो मैं पढ़ाऊंगा ही, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के साथ साथ मेरा फोकस प्रोनंसिएशन पर भी रहेगा, ताकि हम आगे के जो हमारे जो स्पेलिंग टेस्ट से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम कंप्लीट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, जब अपन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देख ली, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने देख लिया, तो अब मैं इस कहानी को थोड़े और ऊपर लेवल के ऊपर जोड़ने का प्रयास करता हूं। यानी कि अब हम इस कहानी को थोड़ा और ऊपर जोड़ते हैं। और देखिए, मैं वापस आता हूं उस वर्ड पर, तो वापस मैं आपको लेकर चलता हूं उस वर्ड पर। हमने पहले क्या लिखा था? एक वर्ड लिखा था, यहां लिखा मैंने वापस वर्ड। वर्ड क्या है?
a meaningful a meaningful unit of letters। हमने पढ़ा कि जो वर्ड होता है वो लेटर्स की एक मीनिंगफुल यूनिट होती है। अब तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ लेटर्स को जोड़ने का प्रयास किया, और जब लेटर्स को जोड़ा तो हमारे पास एक नई चीज आई, उस नई चीज को हमने नाम दिया वर्ड। अब तक हम जो देख रहे थे वो देख रहे थे कैटेगरीज ऑफ वर्ड, यानी इस वर्ड के अलग अलग रूप क्या हैं। तो वर्ड के जो अलग अलग रूप होते हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रमुख पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है वो आपकी 8 होती है, जिनके ऊपर अपन बात कर चुके हैं। अब अपन यहां चलते हैं कि अब तक हमने लेटर्स को यूनाइट करके, लेटर्स का एक यूनिट बनाकर हमने क्या बनाया, हमने एक वर्ड बनाया। लेकिन मैं आगे थोड़ा सा इस कहानी को ऊपर के लेवल पर जोड़ने का प्रयास करता हूं, और जब मैंने एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करने का प्रयास किया, जब मैंने 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, तो मेरे पास एक नई चीज आई और एक नया वर्ड आया जिसे अपन कहते हैं फ्रेज। जिसे अपन क्या कहते हैं, फ्रेज, PHRASE, फ्रेज। फ्रेज क्या होती है, देखिए अपन इससे इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं। फ्रेज होती है a unit of words without complete meaning, देखिए हमने इसको डिफाइन करने का प्रयास किया और लिखा, क्या लिखा कि फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि इसका मीनिंग नहीं होता, इसका मीनिंग होता है लेकिन अपूर्ण होता है। अपने आप में अपूर्ण मीनिंग वाला जो शब्दों का यूनिट होता है, जो वर्ड्स की यूनिट होती है, उसको अपन फ्रेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा गीता एक वर्ड है, इसके बाद में एक कंजंक्शन यूज किया मैंने, एंड सीता। अब यहां देखिए गीता क्या है, एक वर्ड है, यानी यूनिट ऑफ लेटर्स है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स है जिसका अपना खुद का अर्थ है, एंड कनेक्टिव है जिसका अपना अर्थ है, सीता भी गीता के जैसे ही जो यूनिट ऑफ स्टॉक्स है जिसका अपना अर्थ है। और जब मैंने इन दोनों को मिलाया कनेक्टिव से, तो ये 3 वर्ड मिलकर क्या बने, इन तीनों वर्ड का अपना मीनिंग तो है कि गीता एंड सीता, यानी गीता एक, गीता और सीता। कहने का मतलब 2 लड़कियों की बात हो रही है, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। गीता एंड सीता, गीता एंड सीता, इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, राम एंड श्याम। तो यहां देखिए राम अपने आप में किसी व्यक्ति का नाम है, एंड एक कंजंक्शन है, और श्याम जो है वो अपने आप में किसी व्यक्ति का नाम है। तीनों का अपना अलग अलग संपूर्ण अर्थ है, और तीनों को आपस में जोड़ते हैं तब भी अर्थ है कि राम और श्याम मतलब कोई 2 अलग अलग लड़के हैं जिन दोनों को आपस में कनेक्ट करके और बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए राम एंड श्याम इतना तो हमें पता है, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है कि राम और श्याम क्या है, या राम और श्याम किस क्रिया को संपादित कर रहे हैं, या राम और श्याम का जिक्र क्यों हो रहा है, यह हमें नहीं पता। तो इसका इनकम्प्लीट मीनिंग हो गया अपने आप में। इसके आगे देखिए, जब अपन इस फ्रेज की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते समय अपन इन फ्रेज को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यानी जब पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन अलग अलग पढ़ेंगे, उस समय जब फ्रेज होगा
उस फ्रेज को अपन 3 अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो देखिए पहला कौन सा होगा, वो होगा आपका नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो होगा एडजेक्टिव फ्रेज। और तीसरा जो होगा हमारा वो होगा एडवर्ब फ्रेज। तीसरा क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं आगे जाकर। इसलिए यही फ्रेज का जब नाम आया तो मैंने आपको बताया कि आगे चलकर अपन इस फ्रेज को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और तीसरा जो होगा हमारा वो होगा एडवर्ब फ्रेज। स्टूडेंट्स, हमारी कहानी को थोड़े और ऊपर या ऊंचे लेवल पर जोड़ते हैं। तो देखिए, जब मैंने 2 शब्दों की एक यूनिट बनाई, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों की एक यूनिट को हमने फ्रेज कहा, लेकिन जब अपन इसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं तो वही शब्दों का एक ग्रुप, यूनिट ऑफ द वर्ड्स, हमारे सामने एक नए शब्द का निर्माण किया और वो क्या है, सेंटेंस। SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं। और यदि इसको डिफाइन करने का प्रयास करें, यदि इसको भी हम डेफिनेशन दें, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए हम कह सकते हैं अ यूनिट ऑफ वर्ड्स with complete meaning, with complete meaning, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपने आप में पूरा अर्थ है, जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करता है, उसको अपन सेंटेंस कहते हैं। और देखिए, आप ये देख सकते हैं कि हमने इस सेंटेंस की डेफिनेशन जो ली वो कहां से ली, फ्रेज से ली। हमने सिर्फ एक चीज हटाया, विदाउट में से आउट को हटा दिया और डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। और इस प्रकार से यदि हम डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं तो आप इस बात को भी मान के चलिए, इसी को लर्निंग कहते हैं। एक दूसरी चीज से दूसरी चीज को जोड़ना और जोड़कर उनको देखना, ये लर्निंग का पार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए यूनिट ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपने आप में क्या है, पूरा अर्थ है, उसको कहते हैं अपन सेंटेंस। फ्रेज और सेंटेंस में इतना ही अर्थ है कि फ्रेज आंशिक अर्थ वाला उपवाक्य होता है या फिर आंशिक वाक्य होता है, और जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट अर्थ वाला पूरा वाक्य जो अपना कंप्लीट मीनिंग देता है। डियर स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस की अपन बात करें तो देखिए, सेंटेंस डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पर। यानी कि एक सेंटेंस जब बनता है तो उस सेंटेंस में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी ये जो वर्ड्स हैं, जिसमें किसी को आप नाउन कहते हैं, किसी को सब्जेक्ट कहते हैं, किसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसी को वर्ब कहते हैं, इनका अपना एक अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले बात करूं मैं, सेंटेंस किस पर डिपेंड करता है, सेंटेंस डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। यदि वर्ड्स का अरेंजमेंट सही है तो आपका सेंटेंस सही है, और वर्ड्स का अरेंजमेंट सही नहीं है तो फिर आपके सेंटेंस में सिंटैक्स एरर है। और सिंटैक्स एरर से संबंधित जो क्वेश्चन है उनमें सिर्फ डिसअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ही होता है। गलत जगह, मतलब सेंटेंस में पर्टिकुलर वर्ड का पर्टिकुलर स्थान होता है। यदि उस पर्टिकुलर वर्ड को पर्टिकुलर स्थान से उठाकर आप किसी दूसरे स्थान पर लिख देते हैं तो वो डिसअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो जाता है, और डिसअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ही सेंटेंस में सिंटैक्स एरर का काम करता है। तो देखिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही अपन स्ट्रक्चर कहते हैं, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट ऑफ जो वर्ड्स होता है, इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही स्ट्रक्चर कहते हैं।
अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही क्या कहते हैं, अपन स्ट्रक्चर कहते हैं। और देखिए स्ट्रक्चर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कई बार स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय जब हम बोलते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, तो बच्चों के समझ में ही नहीं आता कि साहब स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कि आपको शब्दों को कौन से क्रम में रखना होगा। इस स्ट्रक्चर को रचना सूत्र कहा जाता है, यानी कि शब्दों का अरेंजमेंट आप कौन से क्रम में करेंगे जिससे एक वाक्य की रचना हो जाए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो होता है, जिसको अपन स्ट्रक्चर कहते हैं, वो है आपकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस कर्म में जब आप सेंटेंस में वर्ड्स का अरेंजमेंट करेंगे तो वो स्ट्रक्चर आपके वाक्य को संपूर्ण अर्थ वाला वाक्य बना देगी। स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि सेंटेंस में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं है, यदि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसे में सेंटेंस में जो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का वाक्य हो, किसी भी लैंग्वेज का सेंटेंस हो, उसका अर्थ अनर्थ में बदल जाता है। मैं हिंदी भाषा में एक दो सेंटेंस बोलता हूं, आपसे बात करता हूं। मैंने कहा बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। क्या सेंटेंस सही है? सेंटेंस कैन नेवर बी करेक्ट। बच्चे को कैसे उबालोगे? बच्चे को उबालकर दूध कौन पिलाता है? जबकि वास्तव में होना क्या चाहिए, बच्चे को दूध उबालकर पिलाओ। लेकिन हम जल्दबाजी में क्या बोल देंगे, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। दिस इज द डिसअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसी प्रकार से मैंने कहा मेहमानों को प्लेट में रखकर पपीता खिलाओ। अब बताइए आप मेहमानों को प्लेट में कैसे रख दोगे? कोई मेहमान प्लेट में आ जाएगा क्या? जबकि होना क्या चाहिए, मेहमानों को पपीता प्लेट में रखकर खिलाओ। तो एक शब्द यानी कि प्लेट पहले मेहमान के बाद में आ रही थी, ये पपीता के बाद में आ रही है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। और जब तक आप इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पर अच्छी तरीके से फोकस नहीं करेंगे, तब तक इंग्लिश लैंग्वेज में दक्षता जो है उसको पाना मुश्किल है। स्टूडेंट्स, अभी इंग्लिश लैंग्वेज में अपन ने अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके मैंने 3 शब्द बताए हैं आपको, कि जब भी आप अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का यूज करें, इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन करें, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में वर्ब लिखी जाएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस कहानी को मैं आगे जोड़ता चलूंगा, वैसे वैसे मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आने वाला जो वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कौन कौन सी टाइप्स के वर्ड्स लिखे जाते हैं। जब अपन सेंटेंस का पूरा सेंटेंस को एनालाइज करेंगे, उस समय जब अपन सेंटेंस की नेचर पर बात करेंगे, जब वाक्य की प्रवृत्ति की बात करेंगे, तब वो अलग अलग चीजें मैं आपको इनके साथ जोड़ता हुआ आगे बढ़ाता रहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की जो क्लास है हमारी, या आज का जो सेशन है, ये सेशन एक प्रकार से 0 लेवल से है। ये सेशन एक प्रकार से अपन देखें तो इंग्लिश का वो आधार, जिस मजबूत आधार पर अंग्रेजी भाषा आगे बढ़ती है, हमने वहां से इसको उठाकर देखा है। और देखिए, ये जो सेशन है, ये सेशन आज अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताता हूं, इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो सत्र है, इस सत्र में जितनी भी जो चीजें हमने डेफिनेशन की देखी है, या उनको डिफाइन करने की देखी है, या फिर उनको हमने समझने का प्रयास किया है, उनको आप अच्छी तरीके से देखें। आगे अपन इन चीजों को एक नई कहानी के रूप में जोड़कर आगे पढ़ेंगे और सेंटेंस की नेचर पर बात करेंगे। सेंटेंस की नेचर पर बात करते हुए हम एक एक जो नाउन, प्रोनाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको अपन कैटेगरीज ऑफ वर्ड कहते हैं, इनका अपन अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ फिर जो हमारी ग्रामर है
उसको दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो फंक्शनल ग्रामर के रूप में पढ़ेंगे, एक लर्निंग ग्रामर के रूप में पढ़ेंगे। यानी कि लर्निंग और फंक्शनल का अर्थ भी मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, सी यू वेरी सून, थैंक यू।